गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू माय स्टूडेंट्स एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल फरहत इंग्लिश यूटोपिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है यूजीसी एनटीए नेट की या फिर इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की। देखिए, ये चैनल मेरा बनाने का जो मकसद था वो यही था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनकी मेरे पास इस तरह की क्वारीज आती थी कि उनको क्वेश्चंस कभी कभी समझ नहीं आता, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इस चैनल को जो है वो बनाया है, इसका फॉर्मेशन किया। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि बहुत से बच्चे जो कि हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो कभी कभी क्लियर क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं इसीलिए आपको ट्रांसलेशन करके समझा रही हूँ इस चैनल के थ्रू। और प्रैक्टिस सेट अभी फ़िलहाल जो मैं आपके सामने जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन हो रहा है वो है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट जैसा कि इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं और हम अपना फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड डज द टर्म कॉमेडी ड्राइव एंड व्हाट डज इट मीन। मैन नहीं है, ये मीन है, ये मिसप्रिंट हो गया है, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो उसने पूछा है कि वो कौन सा ग्रीक वर्ड है जिससे कि हमारा कॉमेडी जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ और इसका मतलब क्या है। तो वो है आपका कॉमोडिया। कॉमोडिया मीन्स है रेवल सॉन्ग। कॉमोडिया मीन्स इज़ रेवल सॉन्ग। द टर्म कॉमेडी इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड कॉमोडिया विच मीन्स रेवल सॉन्ग। इज़ दैट क्लियर। तो वो कॉमेडी जिससे हमारी ड्राइव हो रही है वो ग्रीक वर्ड है आपका कॉमोडिया। ये ध्यान रखिएगा, वो सी से नहीं है बल्कि के से है और इसका मीन्स है रेवल सॉन्ग। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द राइट डेफिनेशन ऑफ पीयर रिव्यू। मतलब पीयर रिव्यू क्या है, निम्नलिखित में से जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन उसमें उसकी सही डेफिनेशन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा था इसमें कि पीयर रिव्यू को आप अपने मतलब अगर हम देखें तो पर्सपेक्टिव ऑफ द लिटरेचर हम इसको किस नज़रिए से देखते हैं ये देखना था, या इसकी क्या राइट डेफिनेशन है। तो इसमें बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ए प्री पब्लिकेशन प्रोसेस इन विच वर्क सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन इज इवेलुएटेड फॉर क्वालिटी बाय एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। मीन्स पब्लिकेशन किसी भी वर्क के पब्लिश होने से पहले जो ऑथर ने कोई भी वर्क लिखा है वो पब्लिश होने के लिए गया है, तो पब्लिश होने से पहले एक ऐसे प्रोसेस से उसको गुजरना जिसमें कि क्या हो रहा है, इवेलुएशन हो रहा है उसका, और इवेलुएशन कराया जा रहा है उसकी क्वालिटी का। किन के ज़रिए कराया जा रहा है, बाय एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू उस वर्क का इवेलुएशन कराया जाता है। यही आपका पीयर रिव्यू कहलाता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखेंगे तो इस तरह से होगा। पीयर रिव्यू मीन्स ए प्री पब्लिकेशन प्रोसेस इन विच वर्क सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन इज इवेलुएटेड फॉर क्वालिटी बाय एक्सपर्ट इन द फील्ड। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि प्री पब्लिकेशन के पहले की प्रक्रिया है। इसमें वर्क को सबमिट कर दिया जाता है पब्लिकेशन के लिए और फिर उसका एवेलुएशन कराया जाता है, उसकी क्वालिटी का एवेलुएशन कराया जाता है उन एक्सपर्ट्स के द्वारा जो कि उस फील्ड में कमांड रखते हैं। Peer review is the evaluation of work by one or more people with similar competencies as the producer of the work. It functions as a form of self-regulation by qualified members of a profession within the relevant field. Understood? मीन्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि पीयर रिव्यू क्या है। एक तरह का वर्क का एवेलुएशन है जो एक या एक से ज़्यादा लोगों के द्वारा कराया जा सकता है, और इसमें सभी जो भी मतलब जिसने वर्क को प्रोड्यूस किया है सब उसी की तरह उसी के फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, और ये फंक्शन अपने आप में सेल्फ रेगुलेट होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसे क्वालिफाइड मेंबर्स के द्वारा या जो भी उस प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं, रिलेवेंट फील्ड से जो लोग आते हैं वही लोग करते हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएटिक स्टाइल कैरेक्टराइज्ड। पोएटिक स्टाइल का कैरेक्टराइज्ड की बात हो रही है बाय शॉर्ट स्टैकेटो राइम लाइंस एज शॉन बिलो। नीचे दिए गए ऑप्शन में से, हाँ देखिए इसमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको उस पोएटिक स्टाइल के कैरेक्टराइज्ड का नाम बताना है जिससे कि जिसके द्वारा निकल के आता है शॉर्ट स्टैकेटो राइम लाइंस।
तो वो है स्केलेटोनिक। स्केलेटोनिक क्या है, व्हाट इज़ द स्केलेटोनिक, अब आप ये जानना चाहेंगे। जैसे कि इन्होंने नीचे 4 लाइन्स भी दी हैं। व्हाट कैन इट अवेल टू ड्रेवी फॉर द स्मेल और टू मेक ए सेल ऑफ ए हैरिंजिस टेल। मतलब इस तरह का अगर कहीं पर राइम लाइंस होती हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है, तो बताइए उसकी पोएटिक स्टाइल कैरेक्टराइजेशन किस कैटेगरी में आता है या उसका नाम क्या है, ये पूछा गया था आपसे। तो वो है आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, स्केलेटोनिक। What is the skeletonic? Skeletonic is short verses of an irregular meter much used by the Tudor poet John Skeleton. Means इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किसने किया, जॉन स्केलेटन ने किया। स्केलेटन क्या है, शॉर्ट वर्सेस हैं एक एन इरेगुलर मीटर में बने हुए, या इनका अरेंजमेंट किससे हुआ, एन इरेगुलर मीटर्स के द्वारा हुआ। The verses have 2 or 3 stressed arranged sometimes in falling and sometime in rising rhythm। मतलब कहने का ये है, ऐसे वर्सेस जो होते हैं वो 2 या 3 स्ट्रेस रखते हैं, या उनका अरेंजमेंट जो होता है 2 और 3 स्ट्रेसेस से होता है, और कहीं कहीं पर उनका जो है उतार चढ़ाव जो एक राइमिंग स्कीम में आता है तो उसमें कहीं कहीं पर उतार होता है, एंड समटाइम्स इन राइजिंग रिदम, और कहीं कहीं पर रिदम को ऊपर की तरफ उठाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ रेफर्ड टू एज बीस्ट इन द क्यूट, किल द बीस्ट, कट हिज थ्रॉट, स्पिल हिज ब्लड इन विलियम गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। किसको रेफ़र किया गया था बीस्ट, और ये कोटेशन किसने कही, किल द बीस्ट कट हिज थ्रॉट। मतलब पूछा जा रहा है आपसे ये जो बीस्ट वर्ड है किसको रेफ़र किया गया, किसने इस कोटेशन को इस में बोला था, ये स्टेटमेंट किसका है, या इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो बीस्ट जो बोला गया है वो बोला गया, सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, साइमन को। आफ्टर किलिंग येट अनदर पिग द बॉयज चैंट किल द बीस्ट। एक दूसरे पिग को मारने के बाद जो लड़के थे वो इस तरह से करके चिल्ला रहे थे, किल द बीस्ट कट हिज थ्रॉट स्पिल हिज ब्लड, दे से इट एज द वे रिएक्ट द मर्डरिंग ऑफ द पिग। मतलब उनका क्या था कहने का, वो इसी तरह से रिएक्ट कर रहे थे जब वो पिग को मार रहे थे। व्हेन साइमन अपीयर्स दे सी हिम नॉट ए ह्यूमन बीइंग। तभी वहाँ पर साइमन जो है वो प्रकट होता है, या साइमन आता है, और वो उन्हें ऐसा एक इंसानी तौर पर होने के लिए दे सी हिम नॉट एज ए ह्यूमन बीइंग। मतलब वो उन्हें उन्हें ऐसा महसूस कराता है कि वो क्या बिल्कुल भी ह्यूमन बीइंग नहीं है क्या, बट एज द बीस्ट एंड द वॉलेंटली किल हिम। लेकिन वो उसे इस तरह से मारता है जैसे कि कोई किसी जानवर को। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज़ ए नॉवल बाय नोबेल प्राइज़ विनिंग ब्रिटिश ऑथर। मीन्स कहने का यहाँ पर यह है कि ये नॉवल जो है लिखा गया विलियम गोल्डिंग के थ्रू, और इसका नॉवल का नाम है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ठीक है, क्या नाम है इस नॉवल का, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जिसकी ये यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऊपर, बीस्ट इन द क्यूट वाला जो लिखा है ये स्टेटमेंट। तो इस किस नॉवल में है, ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में है, और ये नॉवल रिटन बाय द विलियम गोल्डिंग, और इसको नोबेल प्राइज़ भी विनिंग कर चुका है ये नॉवल, और ये ब्रिटिश ऑथर थे विलियम गोल्डिंग, एंड पब्लिश्ड इन 1954 में इसको पब्लिश किया गया। तो देखिए हमें कोटेशन भी अच्छे से क्लियर हो गई है कि किसको रेफ़र किया जा रहा है बीस्ट, तो साइमन को किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये स्टेटमेंट जो है क्यों दिया गया, किस जगह पर दिया गया, ये भी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट नॉवल के जो नेम है वो क्या है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये भी क्लियर, नोबेल प्राइज़ विनिंग नॉवल है, ये भी क्लियर है। ब्रिटिश ऑथर विलियम गोल्डिंग ने इसको जो है लिखा था, तो ये पब्लिश 1954 में हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट इज द हु अमंग द फॉलोइंग एनालाइज द नेचुरलाइजेशन ऑफ कैनोटेटिव मीनिंग इनटू मिथ्स। वो कौन इसमें पूछा जा रहा है आपसे, हु अमंग द फॉलोइंग एनालाइज्ड। नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उन्हें आप एनालाइज करिए। नेचुरलाइजेशन ऑफ कैनोटेटिव मीनिंग इनटू मिथ्स, मिथ्स में का अर्थ लेते हुए कैनोटेटिव, नेचुरलाइजेशन ऑफ कैनोटेटिव को के मीनिंग को आपको मिथ्स में क्या करना है, एनालाइज करना है, और एनालाइज करने वाले वो व्यक्ति कौन थे ये पूछा जा रहा है। डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, रोनाल्ड बार्ट्स। Ronald Girard Barthes was a French literary theorist, philosopher, critic, and semantician. Barthes' ideas explored a diverse range of fields, and he influenced the development of many schools of theory, including structuralism,
सेमियोटिशियन, देखिए, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरलिज्म, सेमियोटिशियन, सोशल थ्योरी, डिज़ाइन थ्योरी, एंथ्रोपोलॉजी एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ही एनालाइज द नेचुरलाइजेशन ऑफ कैनोटेटिव मीनिंग इनटू मिथ। अंडरस्टूड। तो रोनाल्ड जेरार्ड बास जो एक फ्रेंच लिटरेरी थ्योरिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, क्रिटिक्स हैं एंड सेमियोटिशियन हैं, इन्होंने इस का मीनिंग मिस में बताया था, जिसमें आपका नेचुरलाइजेशन ऑफ कैनोटेटिव मीनिंग इनटू मिस को एनालाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम अपना देख लेते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द प्रिस्ट एंट्रीटी टू ऑडिपस इन द ओपनिंग सीन ऑफ ऑडिपस रेक्स। आपको बताना है कि क्या है प्रिस्ट की एंट्रीटी टू ऑडिपस इन द ओपनिंग सीन। ओपनिंग सीन में ऑडिपस रेक्स में ऑडिपस की जो प्रिस्ट के साथ में एंट्रीटी है वो बताएंगे आप। तो ये है बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। टू रीड थैप्स ऑफ द प्लेग दैट एफ्लिक्ट्स इट्स प्यूपिल। इसमें दिखाया गया किस तरह से लोग अफेक्टिव हैं। देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ऑडिपस रेक्स ऑल्सो नॉन बाई इट्स ग्रीक टाइटल ऑडिपस टायरेनोस और ऑडिपस द किंग इज़ एन एथेनियन ट्रेजेडी बाई सोफोक्लस। Sophocles' Oedipus Rex begins as a priest of Apollo asks King Oedipus of Thebes to help end the plague that is ravaging the city। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि ऑडिपस रेक्स को हम अगर ग्रीक की बात करें तो ग्रीक के टाइटल ऑडिपस टायरेनोस और ऑडिपस द किंग के नाम से भी जाना जाता है। ऑडिपस टायरेनस और ऑडिपस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक राजा है, द किंग इज़ एन एथेनियन ट्रेजेडी बाय सोफोक्लस। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो एक राजा है एथेनियन, उसकी ट्रेजेडी है, सोफोक्लस के द्वारा उसे दर्शाया गया है। सोफोक्लस ऑडिपस रेक्स बिगिंस एज ए प्रिस्ट ऑफ अपोलो आस्क किंग। स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि प्रिस्ट अपोलो से पूछता है कि राजा ऑडिपस थेब्स की मदद करने के लिए या अगर हम बात करें जो प्लेग नाम की बीमारी है उसको ख़त्म करने के लिए क्या कदम उठा रहा है और किस तरह वो अपनी सिटी को बचाएगा। इन रेस्पॉन्स ऑडिपस रिवील्स दैट ही हैज़ ऑलरेडी सेंट हिज ब्रदर इन लॉ क्रियॉन टू कंसल्ट विद द ऑरेकल ऑफ अपोलो एट डेल्फी ऑन द मैटर। ये इसमें पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन है जो आपको अगर देखा जाए तो इसे क्लियर करना ज़रूरी था और ये एक्सप्लेनेशन इसीलिए मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाइल लुकिंग फॉर पब्लिकेशन डिटेल्स ऑफ ए बुक ए रिसर्चर में कंसल्ट द बुक्स कॉपीराइट पेज विच में अपीयर जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। यूजुअली द रिवर्स ऑफ द टाइटल पेज द बुक्स कॉपीराइट पेज अपीयर्स यूजुअली द रिवर्स ऑफ द टाइटल पेज। पूछा जा रहा है कि बुक का जो कॉपीराइटर पेज होता है उसे यूजुअली अपीयर किया जाता है टाइटल पेज के रिवर्स पर, यूजुअली द रिवर्स ऑफ द टाइटल पेज। यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था कि वाइल लुकिंग फॉर पब्लिकेशन डिटेल्स ऑफ ए बुक ए रिसर्चर में कंसल्ट द बुक्स कॉपीराइट पेज विच में अपीयर। किस में इसको अपीयर किया जा सकता है कॉपीराइट बुक के कॉपीराइट पेज को? जाहिर सी बात है रिवर्स, यूजुअली द रिवर्स ऑफ द टाइटल पेज, रिवर्स ऑफ द टाइटल पेज के पहले। विच टू राइटर्स हैव रिटन एसेज ऑन डिफेंस ऑफ पोइट्री। कौन से दो राइटर हैं जिन्होंने एसेज को लिखा और एसेज लिखे तो किस पे लिखे? डिफेंस ऑफ पोइट्री के ऊपर लिखे। तो उन टू राइटर्स के नाम आपको बताने हैं कि जिन्होंने एसेज डिफेंस ऑफ पोइट्री के ऊपर लिखे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है सर फिलिप सिडनी एंड बी इज़ द पी.बी. शैली। राइट ऑप्शन इज़ द डी ऑप्शन इज़ द राइट, ए एंड बी। ए सर फिलिप सिडनी एंड बी इज़ द पी.बी. शैली। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सर फिलिप सिडनी एंड पी.बी. शैली हैव रिटन एसेज ऑन द डिफेंस ऑफ पोइट्री। सर फिलिप सिडनी एंड पी.बी. शैली लिख चुके थे इसके ऊपर निबंध जिसका नाम था ऑन द डिफेंस ऑफ पोइट्री। सिडनीज द डिफेंस ऑफ पोइजी was originally published under two different titles, The Defense of Poesy and An Apology for Poetry। ठीक है, दो तरह से इन्होंने लिखा था, दो बार ये जो है ओरिजिनली पब्लिश्ड हुआ टू डिफरेंट टाइटल में। पहला डिफरेंट टाइटल द डिफेंस ऑफ पोइजी एंड एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री। A Defense of Poetry is an essay by the English poet P.B. Shelley written in
121. This essay was written in response to his friend Thomas Love Peacock article The Four Ages of Poetry. Is that clear? इस तरह करके इन्होंने ऑन द डिफेंस ऑफ पोइट्री के ऊपर ये 2 राइटर्स हैं जिन्होंने इस तरह से एसेस को लिखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स ब्लैक ह्यूमर एज ए मॉर्बिड एंड प्रोवोकेटिव ट्रीटमेंट ऑफ। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है वो कौन सी दो व्याख्या हैं सही जिसमें ब्लैक ह्यूमर देखने को मिलता है एज ए मॉर्बिड एंड प्रोवोकेटिव ट्रीटमेंट ऑफ। तो वो है सी ऑप्शन इज द राइट, डेथ एंड डिजीज़। वो टर्म्स हैं आपकी डेथ एंड डिजीज़। ब्लैक कॉमेडी ऑल्सो नॉन एज ब्लैक ह्यूमर, ब्लैक कॉमेडी को ही जाना जाता है ब्लैक ह्यूमर के नाम से। डार्क कॉमेडी और गैलोज ह्यूमर इज ए कॉमिक स्टाइल दैट मेक्स लाइट ऑफ सब्जेक्ट मैटर दैट इज जनरली कंसिडर्ड टेबू, particularly subjects that are normally considered serious or painful to discuss, or death and disease. Is that clear? मतलब जो ब्लैक कॉमेडी है उसी को ब्लैक ह्यूमर के नाम से जाना जाता है और ये पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट को लेकर के नॉर्मली उसी के ऊपर सीरियस और पेनफुल डिस्कशन इसके अंदर होता है, जैसे कि डेथ एंड डिजीज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इन द अबव लाइन इन ए स्टेशन ऑफ द मेट्रो दैट इज़ कंपोज्ड बाय एजरा पाउंड। पोइटिक अरेंजमेंट, इमेजिज्म। अच्छा ये आपके पास जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का ही एक्सप्लेनेशन है ये, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास नहीं आ पाया है इसमें। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इन द अबव लाइन इन ए स्टेशन ऑफ द मेट्रो दैट इज़ कंपोज्ड बाय एजरा पाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेज द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेज द फॉलोइंग लाइन्स एंड टू whom। किसने इन लाइनों को कहा और किससे कहा। इफ़ इट बी और टुवार्ड द जनरल गुड, सेट ऑनर इन वन आई एंड डेथ आई द अदर, एंड आई विल लुक ऑन बोथ इंडिफरेंटली। ब्रूटस टू कैशियस। ये लाइनें किसने कहीं, ब्रूटस ने कहीं, किससे कहीं, कैशियस से कहीं। थोड़ा सा यहाँ पर इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द फॉलोइंग लाइन्स इफ़ इट बी और टुवार्ड द जनरल गुड, सेट ऑनर इन वन आई एंड डेथ आई द अदर, and I will look on both indifferently are said by Brutus to Cassius in Act First Scene Second in Julius Caesar। देखिए जूलियस सीजर में कही गई लाइनें हैं, उसी में हमारे 2 कैरेक्टर ये भी थे, ब्रूटस एंड कैशियस भी। और जूलियस सीजर इज़ ए हिस्ट्री प्ले एंड ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर बिलीव्स टू हैव बीन रिटन इन 1599 में लिखा गया, और ये ब्रूटस ने कैशियस से कहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सोर्स ऑफ द पैसेज गिवन बिलो। यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है। आई हैव ऑब्जर्व विद ग्रोइंग एंजाइटी द कैरियर ऑफ दिस वर्ल्ड कल्चर ड्यूरिंग द पास्ट 6 or 7 years. We may find it natural and significant that during a period of unparalleled destructiveness, this word should come to have an important role. तो यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है कि आप इस पैसेज के सोर्स के बारे में बताइए, वो कौन सा है, तो यानी किसने लिखा है। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, टी.एस. इलियट, नोट्स टूवार्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। टी.एस. इलियट का ये नोट्स है जिसका नाम है नोट्स टूवार्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सोर्स ऑफ द गिवन पैसेज इज नोट्स टूवार्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर बाय टी.एस. इलियट that originally appeared as a series of articles in New England Weekly in 1943. It was published in book form in 1948. Eliot presents culture as an organic shared system of beliefs that cannot be planned or artificially induced. अंडरस्टूड। मतलब आपको जो समझना है ज़रूरी चीज़ें वो यहीं पर है। आप सब सिर्फ पढ़ लीजिए, लेकिन याद रखने वाली अगर बात आती है तो आपको ये याद होना चाहिए कि पैसेज किसका है, पैसेज का नेम क्या है। तो टी.एस. इलियट का ये पैसेज है। नोट्स टूवार्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, ये वर्क का नाम है टी.एस. इलियट के। न्यू इंग्लैंड वीकली में 1943 में ये एक सीरीज़ के तौर पे आर्टिकल की तरह इसको छापा गया या पब्लिश किया गया। और अगर इस बुक की बात करें पब्लिशर की, तो इस पब्लिकेशन की, तो 1948 में इस बुक को पब्लिश किया गया। देखिए, दैट ओरिजिनली अपीयर्ड एज ए सीरीज ऑफ आर्टिकल्स इन न्यू इंग्लैंड वीकली 1943। इट वाज पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म इन 1948। बुक की फॉर्म में इसको 1948 में पब्लिश किया गया। और इलियट प्रेजेंट्स कल्चर एज एन ऑर्गेनिक शेयर सिस्टम ऑफ बिलीव्स
दैट कैन नॉट बी प्लान्ड और आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द ऑथर इन हुज वर्क, देखिए आइडेंटिफाई द ऑथर इन हुज वर्क्स द कैरेक्टर एशेंडन अपीयर्स मैनी टाइम्स। उस वर्क का नाम आपको बताना है जिसमें कि एशेंडन नाम का जो कैरेक्टर है वो कई बार रिपीट हुआ है। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, सोमरसेट मॉगम। सोमरसेट मॉगम एक ऐसा वर्क है जिसमें कि एशेंडन अपीयर्स होता है मैनी टाइम्स। तो ए कैरेक्टर नेम्ड विलियम एशेंडन इज़ द नरेटर ऑफ मॉगम्स नॉवल केक्स एंड एल, द मून सिक्सपेंस एंड द रेजर सेज। एशेंडन इज ऑल्सो द नेम ऑफ ए कैरेक्टर हु अपीयर्स इन सेवरल ऑफ मॉगम शॉर्ट स्टोरी। मॉगम की शॉर्ट स्टोरी में ये कैरेक्टर कई बार अपीयर हुआ है और इस कैरेक्टर के मतलब अगर इस वर्क की बात की जाए तो वो है सोमरसेट मॉगम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड इन जॉन कीट्स लाइन ऑन द मरमेड टैवर्न। जॉन कीट्स की जो लाइन मरमेड टैवर्न के ऊपर लिखी गई है, बताइए उसको कौन है जो इसे इन जितना भी ऑप्शन दिया गया उनके बीच में से उसे सेलिब्रेटेड इन जॉन कीट्स, मतलब उसको सेलिब्रेटेड के तौर पे जॉन कीट्स ने इन लाइंस को मरमेड टैवर्न के तौर पर प्रस्तुत किया। तो वो कौन थे? वो हैं रॉबिन हुड। रॉबिन हुड इज सेलिब्रेटेड इन जॉन कीट्स लाइन और द मरमेड टैवर्न। मरमेड टैवर्न की जो ये लाइंस थी उनको सेलिब्रेटेड किया गया। रॉबिन हुड हैं वो, रॉबिन हुड ही सेलिब्रेटेड है जॉन कीट्स की इन लाइन में, जिसका वर्क का नाम है मरमेड टैवर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। द लास्ट टेम्पटेशन इज़ द ग्रेटेस्ट रीज़न टू डू द राइट डीड फॉर द रॉन्ग रीज़न। टी.एस. इलियट मर्डर इन द कैथेड्रल। इसमें क्वेश्चन में तो आपको ये भी दिया गया है कि ये किसका है, टी.एस. इलियट मर्डर इन द कैथेड्रल। वाई इज़ द टेम्पटेशन ट्रीजन फॉर द स्पीकर ऑफ द लाइन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लास्ट टेम्पटेशन इज़ द ग्रेटेस्ट रीज़न टू डू द राइट डीड फॉर द रॉन्ग रीज़न। टी.एस. इलियट के मर्डर इन द कैथेड्रल का ये जो लाइन है ये वहाँ से ली गई हैं। इसने पूछा है वाई इज़ द टेम्पटेशन ट्रीजन फॉर द स्पीकर ऑफ द लाइन्स। लाइन में स्पीकर का बार बार ये कहना टेम्पटेशन ट्रीजन क्यों कहा उसने, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है स्पीकर के लिए टेम्पटेशन ट्रीजन वर्ड क्यों यूज़ किए गए इस लाइन में। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, इट इज़ ओनली सेल्फ सर्विंग। ये केवल सेल्फ सर्विंग के लिए है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लें तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए द लाइन्स, द लास्ट टेम्पटेशन इज स्पोकन बाय थॉमस इन टी. इलियट्स प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल एज द कोरस प्रीस्ट एंड टेम्पटर्स स्पीक टुगेदर अबाउट द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। थॉमस रिट्रीट्स इनटू हिमसेल्फ टू कंसिडर द फोर्थ टेम्पटर्स प्रॉमिस that he could find glory if he wills martyrdom for himself. When he speaks again, beginning a long speech with the above lines, he has firmly committed to dying for the right reason. Thomas's R in the play is to first acknowledge that his pride is leading him towards the right deed for the wrong person, and then to rid himself of the self, the personality that is keeping him from being God's instrument. ये आपके पास एक्सप्लेनेशन आ गई, अब समझ गए होंगे ये लाइन्स क्यों कही गई। हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स एंड टू होम, किसने ये लाइन बोली और किसके लिए बोली। ओ लुक अपॉन मी सर एंड होल्ड योर हैंड्स इन बेनेडिक्शन और मी, नो सर यू मस्ट नॉट नील। बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, कॉर्डेलिया टू लियर। अब जाहिर सी बात है कॉर्डेलिया टू लियर, इसी से पहचान लीजिए कि ये किसकी लाइन है। ये हैं आपके किंग लियर की लाइन, और किंग लियर रिटन बाय द फेमस राइटर या फेमस ट्रेजेडी किंग ऑफ विलियम शेक्सपियर। देखिए नो सर यू मस्ट नॉट नील, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कॉर्डेलिया स्पीक्स द लाइन्स ओ लुक अपॉन मी सर एंड होल्ड योर हैंड्स इन बेनेडिक्शन और मी, नो सर यू मस्ट नॉट नील टू किंग लियर इन द फेमस ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर्स किंग लियर इन एक्ट 4th सीन 7th, ए टेंट इन द फ्रेंच चैंपलियर ऑन ए बेड स्लीप। ये लाइन आपकी किंग लियर से ली गई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ मैकबेथ्स वर्ड्स लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शेडो।
मैकबेथ के ये शब्द, इसका सही व्याख्या बताइए कि क्या अर्थ है। ठीक है, लाइफ इज़ जस्ट डिवॉइड ऑफ सब्सटेंस, इट इज़ द राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वर्ड। लाइफ इज़ जस्ट डिवॉइड ऑफ substance means the Macbeth quote from Act 5th Scene 5th out brief candle lives but a walking shadow is a famous Shakespeare's quote on death. These lines are spoken by Macbeth after hearing the news of his wife's death. ये लाइन उसने कब कही? जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई, ये खबर सुनने पर। In the above lines, the brief candle is related with short life span. Macbeth, in the state of numbness and pain after his wife's death, compares life with a brief candle, a walking shadow, a poor player, a tale told by an idiot. Option B correctly describes the meaning of Macbeth's words. Life is just devoid of substance. Is that clear? Next question. Next question is the, देखिए, in which of the following pair terms the relationship between the active and passive forms of a sentence can best established? ये आपको बताना है। ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, डीप स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर। आपको उस टर्म का पेयर बताना था इनमें से जो रिलेशनशिप बनाता है एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म में। ठीक है, ए सेंटेंस कैन बेस्ट इस्टेब्लिश, और जिसकी वजह से एक सेंटेंस अच्छे से इस्टेब्लिश हो सकता है, तो वो है डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं, डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर कैन बी बेस्ट इस्टेब्लिश इन द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म्स ऑफ ए सेंटेंस. Deep structure and surface structure are concepts used in linguistic syntax in the Chomskyan tradition of transformational generative grammar. चॉम्स्की को तो आप जानते ही हैं, लैंग्वेज के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है, और चॉम्स्की ने एजुकेशन में भी लैंग्वेज को लेकर के इनकी काफ़ी जो है थ्योरीज आती हैं। इसी तरह से लैंग्वेज को लेकर के जो भी इन्होंने इंग्लिश में कहा, चाहे वो फिर एजुकेशन से रिलेटेड कहा, लैंग्वेज के ऊपर इनका काफ़ी बेस्ट वर्क है। तो इसी के ऊपर इन्होंने कहा था डीप स्ट्रक्चर सरफेस स्ट्रक्चर कैन बी बेस्ट एस्टेब्लिश्ड इन द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म्स ऑफ ए सेंटेंस. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Next is the who of the following are being talked about in the following lines. You seem to understand me by each at once her choppy finger laying upon her skinny lips. You should be woman and yet your beards forbid me to interrupt that you are so. C option is the right option. The witches in Macbeth. ये विचेस मैकबेथ में विचेस ने ये स्टेटमेंट दिए थे. उससे पूछा जा रहा था बताइए लाइन किन लोगों ने कही या कौन थे वो जिन्होंने ये लफ्ज़ कहे थे, जिन्होंने ये सेंटेंस बोले थे. तो वो है हमारे पास विचेस, द विचेस इन मैकबेथ. चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो ये रहा. दीज लाइन्स यू सीम टू अंडरस्टैंड मी बाई ईच एट वंस हर चॉपी फिंगर लेइंग अपॉन हर स्किनी लिप्स. यू शुड बी वुमन एंड येट योर बियर्ड्स फॉरबिड मी टू इंटरप्ट दैट यू आर सो अपीयर्स इन फेमस ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ. दीज लाइन्स अकर इन एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड एंड आर बीइंग टॉक्ड अबाउट द विचेस इन मैकबेथ. तो विचेस ने मैकबेथ में ये लाइन्स को कहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना. हु इज़ द ऑथर ऑफ द एस्से द रैशनल ऑफ द कॉपी टेक्स्ट. इस एस्से के ऑथर कौन हैं जिस एस्से का नाम है द रैशनल ऑफ द कॉपी टेक्स्ट. इट इज़ द ऑथर, बी ऑप्शन इज़ द राइट, W.W. ग्रेग. W.W. ग्रेग. द रैशनल ऑफ द कॉपी टेक्स्ट इज एन एस्से बाई W.W. ग्रेग. 1949 में ये लिखा गया या पब्लिश हुआ. और W.W. ग्रेग इस एस्से के क्वेश्चन देखिए. व्हाई डिड T.S. Eliot assert that Virgil, not Homer, is the poet of Europe? A option is the right option. There are some initial moral concerns in Virgil. अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. There are some initial moral concerns in Virgil. That's the reason T.S. Eliot asserts that Virgil, not Homer, is the poet of Europe. Hence, option A is correct. Option is the correct answer. उम्मीद करती हूँ आज का प्रैक्टिस सेट बस आपके पास इतने ही क्वेश्चन, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन से जो मैंने आज आपको प्रोवाइड कराए हैं और इनका एक्सप्लेनेशन किया है. नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह से अच्छे हम इसी तरह के क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आपकी प्रैक्टिस लगातार कराते रहेंगे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड. अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो और इसका कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा. इसलिए लगातार चैनल पर बने रहिए, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखा करिए, क्योंकि मैं अब आपके साथ प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ. तो लिहाजा आप इसी तरह से
मतलब चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए ताकि एग्ज़ाम में आप कन्फ्यूज़न से बचें। और कंफ्यूज जब नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी मेरिट अच्छी आएगी, आपका सिलेक्शन अच्छी जगह पर होगा और फिर इसी तरह आप लगातार अपने को सक्सेस करते रहिएगा। चलिए इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम आपसे। और हाँ, जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे और आप इसी तरह मेरे चैनल पर तैयारी आराम से करते रहें। ओके, इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।